हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी या फिर किसी भी कोई भी एसएससी का या कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ से पेपर में किसी ना किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। यानी कि वायुमंडल किसे कहते हैं, क्या होता है वायुमंडल, या जो एटमॉस्फेयर है ये एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है। वो एक तो देखिए, इसको एटमॉस्फेयर को पढ़ने से पहले या वायुमंडल को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। यानी कि एक तो है वायुमंडल, वायुमंडल, और दूसरा आता है पर्यावरण, पर्यावरण। अब दोनों में अंतर क्या है, यानी कि पर्यावरण किसे कहते हैं और वायुमंडल किसे कहा जाता है। तो वायु का मतलब क्या है भाई, वायु तो होती है क्या, हवा। ठीक है, और मंडल क्या होता है, समूह। हवा का यानी कि क्या, एक समूह जिसने चारों तरफ से क्या कर रखा हो, घेर रखा हो। पर्यावरण क्या है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है जिसने हमें क्या कर रखा है, घेर रखा है। पर्यावरण यानी कि परि और प्लस क्या है, आवरण। परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों और आवरण मतलब घेरे हुए। यानी कि जिसने भी हमें चारों तरफ से घेर रखा है, हमारे चारों तरफ का जो भी वातावरण है उस वातावरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहा जाता है। इसलिए वायुमंडल किसे कहेंगे, वायु मतलब हवा और मंडल मतलब क्या होता है, समूह। लेकिन किस चीज का, किस प्रकार का समूह, किसके चारों तरफ का समूह, तो ये है किसके चारों तरफ भाई, ग्रहों के चारों तरफ। ठीक है, किसके, ग्रहों के चारों तरफ। और ग्रहों के चारों तरफ किस प्रकार से, ग्रहों के चारों तरफ गैसों से सहित, यानी कि गैस का मिश्रित रूप। ठीक है, जो ग्रह हैं, ग्रह टोटल कितने हैं वर्तमान में, 8 ग्रह आते हैं। ठीक है, और यानी कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ किसका, यानी कि गैसों का जो आवरण है जिसने ग्रहों को चारों तरफ से घेर रखा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वायुमंडल। लेकिन हमारे चारों तरफ का जो आवरण, यानी कि चारों तरफ का जो आवरण है जिसने हमें घेर रखा है उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पर्यावरण। यानी कि ग्रहों के चारों तरफ का किसका समूह, तो ये आता है गैसों का मिश्रित समूह। गैसों का मिश्रित समूह है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है वायुमंडल। ठीक है, क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल किसे कहते हैं पता चला। अब देखो आगे, वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर हमें क्या क्या चीज पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि 3 बातें पढ़नी पड़ेंगी भी हमें वायुमंडल से संबंधित। 3 बात कौन कौन सी पढ़नी है। एक तो कि जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल हमारे लिए क्या कार्य करता है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से लाभदायक है वायुमंडल हमारे लिए। दूसरे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्या, कि वायुमंडल है, जो वायुमंडल का जो संगठन हुआ है, ये किसका जो निर्माण हुआ है वो किस किस चीज से मिलकर के बना है। और तीसरा क्या है कि वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर जो परत पाई जाती हैं वो कौन सी परत किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। यानी कि कौन सी परत है, कहाँ कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, कितना कौन सी, यानी कि जो गैस वगैरह है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, या फिर जो सैटेलाइट वगैरह जो छोड़े जाते हैं वो कौन से मंडल से छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमें वायुमंडल को 3 भागों में या 3 बातें इसकी अच्छे से पढ़नी है। एक तो क्या कि वायुमंडल कार्य किस प्रकार से करता है, दूसरा क्या वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तीसरा क्या है यानी कि वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कितने प्रकार की परत पाई जाती हैं, कौन कौन सी परत पाई जाती हैं, सबसे ऊपरी जो परत है वो कौन सी आती है, और धरातल के जो समीप वाली या पृथ्वी है इसके सबसे नजदीकी जो परत है वो परत कौन सी है। तो इस प्रकार से हमें क्या है, वायुमंडल को 3 भागों में बांट करके पढ़ना है। ठीक है ना, कितने भागों में है भाई, 3 भागों में। एक तो क्या करनी है, वायुमंडल का संगठन, एक तो ये संगठन पढ़ना है इसका, और दूसरा क्या पढ़ना है इसका, यानी कि वायुमंडल की परत, और परत बोल भी सकते हैं, यहाँ पर संरचना भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, वायुमंडल की परत या फिर संरचना। और तीसरा क्या है, वायुमंडल के
कार्य। ये 3 चीज हमें यहाँ से अच्छे से पढ़नी है। अब देखो वायुमंडल का जो संगठन है, यानी कि वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है वो किस किस से हुआ है, वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो वायुमंडल बना है 3 तत्वों से मिलकर के। 3 तत्व कौन कौन से हैं, 3 घटक कौन कौन से हैं जिनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो 3 घटकों के अंतर्गत बात आती है, कौन कौन सा। नंबर 1 आता है भाई क्या, गैस। ठीक है, इससे यानी कि वायुमंडल किससे मिलकर बना है, एक तो गैसों से बना है। कौन सा घटक पाया जाता है, गैस। और दूसरा इसके अंदर जो है वो क्या मिलता है भाई, धूल कण। ठीक है, कौन से मिलते हैं, धूल कण पाए जाते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, यानी कि जल वाष्प। ठीक है, क्या मिलता है, जल वाष्प। तो वायुमंडल का संगठन या वायुमंडल का निर्माण किन घटकों से मिलकर के बना वायुमंडल, तो 3 तत्वों से या 3 घटकों से मिलकर के बना। 3 घटक कौन कौन से हैं, एक तो है गैस, दूसरी कौन सा, धूलकण, और तीसरे मिलते हैं क्या, जल वाष्प। तो वायुमंडल में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, 3 घटक मिलते हैं। 3 घटक कौन से हैं, गैस है, धूलकण है, और तीसरा कौन सा आता है, जल वाष्प आता है भी। अब यहाँ पर देखें कि वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मिलती है कितनी, 0 से लेकर के कहाँ तक, 4% तक। ठीक है, कितने प्रतिशत तक मिलती है भाई, यानी कि मतलब घटती बढ़ती रहती है। कितना, 4% से ज्यादा नहीं मिलती और 0 से कम, यानी कि कुछ ना कुछ तो क्या है, जलवाष्प मिलेगा ही मिलेगा किसके अंदर, वायुमंडल में। तो कितने तक मिलती है भाई, 4% तक मात्रा किसकी पाई जाती है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। अच्छा, जलवाष्प की मात्रा है ना 2 जगह पर ही मिलती है भाई। एक तो कहाँ, एक तो मिलती है किसमें, जो वोल्केनो होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उस टाइम पर जलवाष्प की मात्रा निकलती है। तो यानी कि जलवाष्प की मात्रा कब, जब वोल्केनो फटता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें जलवाष्प की जो मात्रा है वो कितना प्रतिशत तक पाई जाती है। तो उसमें तो मिलती है कितनी, 60 से लेकर के कितना, 90% तक। ठीक है, 60 से 90% पाई जाती है कहाँ पर, जलवाष्प की मात्रा। तो ये मिलती है ज्वालामुखी विस्फोट के टाइम पर। ठीक है, किसमें भाई, ज्वालामुखी में। और वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प की मात्रा मिलती है वो कितना प्रतिशत पाई जाती है, 4% तक मिलती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी, 4%। अच्छा, धूल के कण क्या होते हैं, धूल के कण यानी कि जो छोटे छोटे मिट्टी के जो कण उड़ते रहते हैं, हर जगह पर मिलते हैं ये। और जो छोटे छोटे जो धूल के कण हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, क्या मिलते हैं भाई, धूल के कण। और धूल के कण क्या हमें हर जगह दिखाई देते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। जब सूर्य की किरण है ना किसी अंधेरे के अंदर, या अंधेरे के अंदर जब सूर्य की किरण गिरती है तो उस टाइम पर छोटे छोटे धूल के कण क्या हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बाकी हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो एक तो क्या है, धूल कण मिलते हैं, और दूसरा क्या है, जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा कितनी, 4% तक। तीसरा क्या है, तीसरे मिलती है क्या भाई, गैस। ठीक है, यानी कि वायुमंडल है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे ज्यादा वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस मिलती है, ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। सीधा ही क्वेश्चन मिलता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस मिलती है कौन सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत तक पाई जाती है, तो वो मिलती है कितनी, 21%। ये तो क्या है, लगभग की बात है, यानी कि फिक्स आंकड़ा नहीं है ये कि भाई 78% ही है या फिर 21%, ये लगभग में मानी जाती है भाई। ठीक है ना, किसमें है, लगभग में। तो इसके फिक्स भी याद रखनी है कि नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, और ऑर्गन है वो कितनी मिलती है, और CO2 कितनी मिलती है। तो सबसे पहले है क्या, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिलती है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत तक पाई जाती है, इसमें लगभग की बात करें ना तो लगभग में मिलती है ये कितनी, 78%। ठीक है, कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है। फिक्स जो आंकड़ा है वो कितने प्रतिशत तक का है, तो वो मिलता है कितना, 78.08%। ठीक है, कितना मिलता है भाई, 78.08%। दूसरी मिलती है कौन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत तक पाई जाती है, तो ये मिलती है कितने, 21% तक। ठीक है, और फिक्स आंकड़े की बात करें तो ये है कितनी, 20.95%। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 20.95। तीसरी जो गैस मिलती है वो कौन सी,
ऑर्गन गैस भी, ठीक है। कौन सी गैस पाई जाती है इसके अंदर? ऑर्गन गैस। और ऑर्गन गैस की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो ये फिक्स है भाई, ठीक है। ये इतनी, अगर लगभग में बात करें तो 1% तक की बात आती है, और वैसे बात आती है इसकी कितनी? 0.93% तक, ठीक है। कितनी मिलती है? 0.93। लेकिन ये यहाँ पर भी 1% को मत मानो, ये है कितनी? 0.93% तक। इसके बाद अगली है कौन सी? यानी कि CO2। CO2 गैस है वायुमंडल के अंदर कितने प्रतिशत तक पाई जाती हैं? तो CO2 भी कितनी मिलती है भाई? 0.03% तक, ठीक है। कितनी मिलती है? 0.03। ये तो मुख्य गैसें हैं, मुख्य गैस है ये 4। ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% या फिर 20.95% है। नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत तक? 78% या फिर 78.08%। वायुमंडल में ऑर्गन की मात्रा कितनी है? 0.93% या इतनी आती है। और तीसरा है क्या? यानी कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो CO2 की मात्रा आती है 0.03% तक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि वायुमंडल में यानी कि 99% जो गैस है वो कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? तो वायुमंडल में 99% गैस मिलती हैं, वो दोनों ये वाली गैस पाई जाती हैं भाई। ये कौन कौन सी हैं? यानी कि ऑक्सीजन, और दूसरी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? यानी कि नाइट्रोजन। ये दोनों सबसे ज़्यादा गैस मिलती हैं किसमें? वायुमंडल के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये यानी कि 99% गैस दो ही मिलती हैं। दो कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, और दूसरी कौन सी आती है इसमें? यानी कि नाइट्रोजन। अब ये तो थी क्या? मुख्य गैसें, ठीक है। ये 4 गैसें हैं, ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके बाद है और कौन कौन सी गैस मिलती है वायुमंडल के अंदर? इसके अलावा और गैस मिलती हैं भाई क्या? हीलियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियोन है, रेडोन है, ओजोन है, क्रिप्टोन है, जीरोन है, और मीथेन। तो वायुमंडल के अंदर यानी कि कौन कौन सी गैसें? ये 4 तो फिक्स गैसें मिलती हैं भाई, ठीक है। कितनी? ये 4 हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, और CO2 है। इसके अलावा भी और अन्य गैसें पाई जाती हैं। और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो वो मिलती हैं कौन कौन सी? हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियोन है, रेडोन है, ओजोन है, क्रिप्टोन है, जीरोन और मीथेन। ये सारी क्या है? अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी? वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस मिलती है कौन सी? हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस मिलती है, वो कौन सी मिलती है? ऑर्गन मिलती है भाई, ठीक है। कौन सी आती है? ऑर्गन आती है। तो ये क्या है? ये पहले हमें गैसों का यानी कि परसेंटेज याद रखना है कि वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं और कौन सी सबसे ज़्यादा मिलती है, ये ध्यान रखना भाई। अब इसके बाद देखो, यानी कि अब वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? क्या क्या मतलब जो नाइट्रोजन गैस है ये क्या क्या कार्य करती, किस चीज से संबंधित है? ये वायुमंडल में हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार से है? सबसे पहले आती है कौन सी? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस की मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे लिए? तो सबसे क्या है भाई ये? एक तो क्या इसकी क्या विशेषता, मतलब ये वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, पाई जाने वाली गैस है,
ठीक है, कौन सी गैस है भाई, यानी कि नाइट्रोजन है। एक तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी इसकी खास विशेषता क्या है, यानी कि ये क्या करने में, ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस क्या है, आग को फैलने से रोकती है। मतलब आग को ज्यादा फैलने से रोकने का जो कार्य करती है वो कौन सी गैस करती है, नाइट्रोजन करती है। यानी कि किसको, अग्नि को, अग्नि को ज्यादा फैलने से रोकना, ज्यादा फैलने से रोकने का कार्य, फैलने से रोकने का कार्य, ठीक है, कौन सी गैस करती है भाई, नाइट्रोजन करती है। ठीक है, यानी कि जो अग्नि है, जो आग है, वो ज़्यादा ना फैले, इसके लिए कौन सी मतलब जो गैस है वो गैस आती है, कौन सी, नाइट्रोजन। तीसरा है, जैसे कि जो रंगमंच वगैरह होते हैं, यानी जो टीवी है, टीवी के अंदर हम कोई भी सीरियल वगैरह देखते हैं और उसके अंदर जो धुआं सा दिखाई देता है ना, तो यानी कि रंगमंच के ऊपर जो धुएं का जो प्रयोग किया जाता है, धुएं के रूप में जो प्रयोग में गैस लाई जाती है, तो वो गैस भी कौन सी आती है, नाइट्रोजन गैस ही है रंगमंच पर। ठीक है ना, रंगमंच पर किसके लिए भाई, रंगमंच पर कृत्रिम धुआं, कृत्रिम धुएं का निर्माण, धुएं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी किया जाता है कौन सी गैस के द्वारा, नाइट्रोजन गैस के द्वारा ही। नाइट्रोजन गैस किस प्रकार की है, ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। ठीक है, रंगहीन और गंधहीन गैस है भाई, गंधहीन गैस है। तो ये कुछ क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं कौन सी गैस की, नाइट्रोजन की। एक तो क्या है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरी क्या है, अग्नि को क्या करने से, अग्नि को ज्यादा फैलने से रोकने का कार्य करती है, कौन सी, नाइट्रोजन। तीसरा क्या है कि सीरियल वगैरह है, यानी कि कृत्रिम जो धुआं बनाया जाता है ना, वो धुआं कौन सी गैस से बनाया जाता है, तो वो भी बनाया जाता है नाइट्रोजन गैस से। और तीसरा क्या है, लास्ट क्या है, ये क्या है, किस प्रकार की, एक रंगहीन और कौन सी, गंधहीन गैस आती है। एक और इसकी विशेषता आती है ये कि पेड़ पौधे, जो दलहन वाले जो पेड़ पौधे हैं ना, यानी कि जो दाल, जिनसे दाल वगैरह जो बनाई जाती है, तो उनके लिए क्या है, उनकी जड़ों के अंदर जो राइबोसोम जो जीवाणु पाया जाता है, तो वो किसका सबसे ज्यादा अवशोषण करते हैं, तो वो भी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। मतलब जो पेड़ पौधों के अंदर प्रोटीन का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो भी होता है नाइट्रोजन के द्वारा ही। किसके द्वारा होता है, नाइट्रोजन के द्वारा। अगली गैस है भाई कौन सी, ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस किस प्रकार से, तो ऑक्सीजन गैस एक तो सबको ही पता है क्या है, ये जीवनदायिनी गैस है। ठीक है, कैसी गैस है भाई, जीवनदायिनी, जीवनदायिनी गैस है। और दूसरे क्या है, वायुमंडल में कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कौन सी गैस भाई, ऑक्सीजन। एक तो क्या है हमारी ये जीवनदायिनी गैस है, और दूसरी बात क्या आती है, यानी कि किससे संबंधित है, आग को जलाने से संबंधित। आग या अग्नि को जलाने के लिए, आग को जलाने में सहायक, आग को जलाने में सहायक कौन सी गैस होती है, तो वो गैस भी कौन सी है भाई, ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। और तीसरा इसका जो है, यानी कि जो ये क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन किसी भी चीज को क्या करने में, सड़ने गलने के लिए क्या है, यानी कि सहायता करती है। किसी चीज को सड़ा मतलब गलाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी किया जाता है किसका, ऑक्सीजन गैस का ही। ठीक है, ऑक्सीजन गैस किसी चीज को गलाने में, को गलाने में सहायक है, गलाने में सहायक। ठीक है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है भाई। तो ये कुछ खास विशेषता किसकी, देखिए, अग्नि को ज्यादा फैलने से रोकने का कार्य नाइट्रोजन का, अग्नि को जलाने में सहायक कौन सी, ऑक्सीजन। ठीक है, और अग्नि को बुझाने में, यानी कि आग को बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो CO2। अगली गैस है कौन सी भाई, तीसरे नंबर पर, और वो है ऑर्गन। ठीक है, कौन सी है, ऑर्गन गैस। वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी, तो वायुमंडल में सबसे अक्रिय गैस है वो कौन सी है, सबसे अधिक अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, तो वो गैस कौन सी है भाई, तो वो मिलती है ऑर्गन। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, तो ऑर्गन मिलती है। अगली कौन सी, CO2।
ठीक है, कौन सी गैस है भाई? CO2। CO2 की खास विशेषता क्या है? अग्नि को बुझाने में सहायक, यानी कि आग को बुझाने में सहायता कौन सी गैस करती है? आग को बुझाने में सहायक है CO2। ठीक है, कौन सी है? CO2। पेड़ पौधे जो मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो वो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? CO2 का प्रयोग करते हैं। यानी कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने में क्या है? सहायक। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में क्या है? ये सहायक, करने में सहायक। तो कौन सी गैस है? CO2 है भाई। एक और इसकी विशेषता आती है भाई, किसके लिए? ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव में भी यानी कि सबसे ज्यादा उत्तरदायी जो गैस है हरित ग्रह प्रभाव, और हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वो भी गैस आती है कौन सी? CO2। ठीक है, कौन सी गैस आती है? CO2 है भाई। एक बार दोबारा देखो, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस। दूसरी कौन सी? अग्नि को क्या करने के लिए? ज्यादा फैलने से रोकने में सहायक होती है। तीसरी क्या है? यानी कि रंगमंच के ऊपर क्या कृत्रिम जो धुआं बनाया जाता है उसमें क्या है भाई? ये यानी कि निर्माण करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन का। रंगहीन और गंधहीन गैस कौन सी है? तो ये भी है यानी कि नाइट्रोजन। दूसरी क्या है? यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक जीवनदायिनी गैस है और आग को जलाने में क्या है? ये सहायता करती है। तीसरे क्या करती है? ये किसी भी चीज को गलाने में क्या है? सहायक होती है भाई। अच्छा, तीसरा क्या है? ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस की क्या है कि वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय जो गैस पाई जाती है तो वो कौन सी गैस मिलती है? तो वो है ऑर्गन। और CO2 की क्या विशेषता है? तो एक तो क्या है ये यानी कि अग्नि को बुझाने में क्या है? सहायक होती है। दूसरा क्या है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसकी सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? उसकी होती है CO2। और तीसरा क्या है? यानी कि किसमें? पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में भी क्या है? ये सहायक है। तो कौन सी गैस आती है? ये CO2। इसके बाद अगली गैस आती है भाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी? तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस मिलती है कौन सी? सबसे हल्की गैस। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है भाई? तो ये है हाइड्रोजन। अगर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हल्की गैस कौन सी पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में भी सबसे ज्यादा हल्की गैस मिलती है कौन सी? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, ठीक है ना, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हल्की गैस कौन सी? हल्की गैस। तो वो भी कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन ही मिलती है भाई। यानी सबसे हल्की गैस भी कौन सी? वायुमंडल की सबसे हल्की गैस भी कौन सी? हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में भी सबसे ज्यादा हल्की गैस कौन सी? तो हाइड्रोजन। अच्छा, इसके बाद आती है कौन सी? हीलियम। कौन सी है? हीलियम। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली, ठीक है ना, कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। और हीलियम कैसी गैस है भाई? हीलियम एक यानी कि अक्रिय गैस आती है। ठीक है, कौन सी गैस है? ये भी अक्रिय गैस है। ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिलती है। और किस प्रकार की गैस है? ये एक अक्रिय गैस है और हल्की गैस भी आती है भाई। इसके बाद अगली आती है कौन सी? मीथेन गैस। ठीक है, कौन सी है? मीथेन गैस। और मीथेन गैस को किस नाम से जानते हैं? इसको बायोस गैस भी बोला जाता है भाई, बायोगैस। इसको बायोगैस भी कहते हैं। और इसी को ही गोबर गैस भी कहा जाता है, गोबर गैस। और इसी को ही मार्स गैस भी बोलते हैं। कई नाम आते हैं इसके, मार्स गैस। और एक नाम और इसका आता है क्या? हरित गैस भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी है भाई? हरित गैस। तो ये सारे नाम कौन सी गैस के हैं? ये सारे नाम आते हैं मीथेन गैस के। यानी कि जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस को ही बायोगैस बोला जाता है, इसी को गोबर गैस बोला जाता है, इसी को मार्स गैस कहते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? हरित गैस कहा जाता है। अब एक और भविष्य यानी कि हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस की एक और भी आती है विशेषता कि भविष्य का ईंधन कौन सी गैस को बोला जाता है? तो भविष्य का ईंधन, और भविष्य का ईंधन कहा जाता है भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन कहलाने वाली गैस कौन सी है?
हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, कौन सी गैस कहलाती है? हाइड्रोजन गैस कहलाती है। तो ये कुछ क्या है कि मुख्य गैसें हैं जो किसके अंदर, ब्रह्मांड, ये वायुमंडल के अंदर पाई जाती हैं और हमारे लिए किस प्रकार से क्या है, ये लाभदायक है। कौन सी गैस की क्या विशेषता है? सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे यानी कि दूसरे नंबर पर कौन सी पाई जाती है, या फिर 99% वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैस मिलती हैं, वो सारी बातें हैं भाई। पेपर की दृष्टि से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सारी गैसें ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो वायुमंडल की परत, वायुमंडल की परत, वायुमंडल को कितनी परतों में बांट रखा है? तो वायुमंडल को बांट रखा कितनी परतों के अंदर? 5 परतों में। वायुमंडल को कितनी परतों में डिवाइड कर रखा है? 5 परतों में। 5 परत कौन कौन सी हैं? वायुमंडल के सबसे नजदीकी जो परत पाई जाती है वो कौन सी है, या फिर सबसे लास्ट जो परत मिलती है वो वाली कौन सी है? इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि वायुमंडल में है ना, वायुमंडल के अंदर बोल दो या फिर किसमें, अगर हम यहाँ पर भाई अगर हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वायुमंडल के अंदर तापमान क्या होगा? ऊंचाई में जाएंगे तो तापमान क्या होता है? 3 स्टेज होते हैं ऊंचाई के साथ में। ऊंचाई के साथ जाएंगे तो तापमान क्या है, यानी कि तापमान कम भी होता है, और ऊंचाई के साथ जाते हैं तो तापमान क्या है, समान भी रहता है, और ऊंचाई के साथ ही तापमान में क्या होती है, वृद्धि भी होती है। तो कहां पर कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं या कितने मीटर की ऊंचाई पर जाएं तो तापमान की क्या है कि ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। तो यानी वायुमंडल के अंदर कितने मीटर की ऊंचाई भाई? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। ठीक है, कितना डिग्री कम हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। लेकिन 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं हम, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना तापमान कम होता है भाई? तो ये होता है 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना कम हो जाता है? 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। लेकिन ये जो ऊंचाई के साथ जो तापमान कम हो रहा है, इस तापमान के गिरने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसके गिरने की दर को बोला जाता है क्या? सामान्य ह्रास दर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान क्या है, गिर रहा है, इस तापमान के गिरने की दर को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहा जाता है सामान्य ह्रास दर। अब जैसे जैसे क्या है कि ऊंचाई के साथ जा रहे हैं, ऊंचाई में जा रहे हैं तो तापमान क्या है, समान रहता है। कौन सी परत के अंदर ऊंचाई के साथ तापमान समान रहता है? कितने मीटर की ऊंचाई के बाद मतलब तापमान क्या है, समान रहता है? तो वो आता है कौन से मंडल के अंदर भाई? समताप मंडल में। और समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान हमेशा क्या है, समान रहता है। लेकिन इसी तरह से ऊंचाई के साथ जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो वो कौन से मंडल से शुरू होती है? वो होती है मध्य मंडल में। और मध्य मंडल से, या फिर ओजोन मंडल भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि ओजोन मंडल से क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। कितने मीटर की ऊंचाई या कितने किलोमीटर की ऊंचाई से तापमान में वृद्धि होती है? तो प्रत्येक, यानी कि हर 1 किलोमीटर पर, और हर 1 किलोमीटर पर तापमान कितने डिग्री बढ़ जाता है भाई? यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या है, वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? हर 1 किलोमीटर में। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर में, जैसे कि 1 किलोमीटर गए 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, फिर 1 किलोमीटर गए 5 डिग्री प्लस होता गया। इस प्रकार से क्या है, यानी कि ऊंचाई के साथ जैसे जैसे जाते हैं तो तापमान कम भी होता है, ऊंचाई के साथ जाते हैं तो तापमान क्या है, समान भी रहता है, और ऊंचाई के साथ जाते हैं तो तापमान में क्या है, वृद्धि भी होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब वायुमंडल की परतें हैं, कौन से जो परत है वो सबसे नजदीकी वायुमंडल के धरातल के समीप वाली परत कौन सी है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम कौन से मंडल में चलाए जाते हैं? या फिर रेडियोधर्मी जो तरंगे हैं वो कौन से मंडल से, यानी कि लौट करके पृथ्वी पर वापस आते हैं? या सैटेलाइट वगैरह जो छोड़े जाते हैं वो कौन से मंडल से छोड़े जाते हैं? तो ये सारी बातें है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भाई। ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।